हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th के कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोला है उत्तोलेंथ एवं अवतोलेंथ में अंतर लिखे। ठीक है, तो लिख दीजिए आप। पढ़े एडिंग दे दीजिएगा। उत्तोलेंथ और अवतोलेंथ में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, ये तो एडिंग देने के बाद में एक का उत्तोलेंथ और एक का अवतोलेंथ लिख दीजिएगा। एक में लिखेगा कि इनके ईथ के यानी उत्तोलेंथ के दोनों किनारे वाला भाग पतला होता है एवं बीच वाला भाग मोटा होता है, जबकि अवतोलेंथ यानी कि ईथ के अवतोलेंथ के किनारे वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग पतला होता है। तो देखिए उत्तोलेंथ आपका यही ना उत्तोलेंथ हुआ, इस तरह होता है। दो के किनारे वाला भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा, और अवतोलेंथ आपका इस तरह होता है। यह पतला है और दोनों किनारे वाला भाग मोटा। ठीक है, दूसरा अंतर देखिए। 2 नंबर अंतर देखिए आपका। 2 नंबर अंतर बोला है ईथ का फोकस वास्तविक होता है, यानी कि उत्तोलेंथ का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतोलेंथ का फोकस काल्पनिक होता है। तीसरा अंतर देखिए, इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, यानी कि उत्तोलेंथ में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतोलेंथ में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा अंतर देखिए आप। तो 4 नंबर अंतर हो रहा है उत्तोलेंथ की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतोलेंथ की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 5वां अंतर देखिए, ईथ लेंथ की क्षमता धनात्मक होती है, यानी उत्तोलेंथ की क्षमता धनात्मक, जबकि अवतोलेंथ की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए यह क्वेश्चन 2 नंबर में बोलेगा, 2 नंबर के लिए आएगा तो कोई 3 अंतर लिख दीजिएगा। 5 में तो कोई 3, यदि 5 नंबर में आएगा तो 5वां अंतर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 2 नंबर आपका क्वेश्चन बोला है कि आँख की तो मंथन क्षमता ते क्या तात्पर्य है, या आँख की तो मंथन क्षमता ते क्या समझते हैं? तो चलिए उत्तर देके उत्तर की तरह लिखेगा। आँखों की वह क्षमता जिसके कारण वह वस्तु को अब आसानी से देख पाता है या लेता है, अर्थात किसी वस्तु का किसी भी प्रकार के वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब लेना पर बनता है, उसे तो मंथन क्षमता कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेना पर बनता है, लेना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ तो मंथन क्षमता पूछता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेना पर बनेगा तो वो तो वस्तु आसानी से देखा जा सकता है। यही बात है कि आंखों की वह क्षमता जिस कारण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेना पर बने उसे तो मंथन क्षमता कहते हैं। या आप इस तरह भी बता दीजिएगा कि आंखों की वह क्षमता जिसके फलस्वरूप आँख किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से एवं स्पष्ट रूप से देख सके, बना सके, तो उसे आंखों की तो मंथन क्षमता कहते हैं। तो ले नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका दर के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? दर के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो आप लिखिएगा अम्ल दर में वियोजित होकर एक प्रोटाइन देता है, दो की अम्लीय प्रभाव को बताता है। एक प्रोटाइन देता है, मतलब दर को तब अम्ल में डालिएगा तो वह एक प्रोटाइन में टूट जाएगा, जो कि अम्लीय प्रभाव को बताएगा। तो ये आ जाइए, जबकि दर के अनुपस्थिति में यह एक प्रोटाइन में नहीं देता है या एक प्रोटाइन में नहीं टूटता है, इसलिए यह अम्लीय प्रभाव को नहीं बताता है। देखिए तो दर को अम्ल में डालिएगा, तो अम्ल को दर में डालिएगा तो वो एक प्रोटाइन में टूटेगा। ठीक है, जो कि एक प्रोटाइन आपका अम्लीय प्रभाव को बताता है। तब अम्ल को दर में डालिएगा और नहीं तो वो एक प्रोटाइन में तो नहीं टूटेगा। यही कारण है कि वो अम्लीय प्रभाव को नहीं बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन 5 नंबर में भी बहुत
ज़्यादा फूटता है और 2 नंबर में भी। तो 5 नंबर में आएगा तो आपको इन तीनों का आपका नहीं 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर का परिभाषा लिखना पड़ेगा और उनका निवारण के लिए लेंथ का नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर में आएगा खाली इस तरह लिख दी परिभाषा और इनका नाम लिख दीजिएगा प्रकार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तो मध्य क्वेश्चन क्या है, दिलिती दूत क्या है, ईथ के प्रकार लिखे। ठीक है, दिलिती दूत ये दिलानी कर दीजिएगा। कोई उनके बाद में लिखेगा मानव नेत्र का वो दूत जिसके कारण वह वस्तु का प्रतिबिंब लेदिना पर न बनाकर लेदिना के आगे या पीछे बनाने की घटना को दिलिती दूत कहते हैं। मानव नेत्र की वह दूत जिसके कारण वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेदिना पर न बनाकर लेदिना के आगे या पीछे बनाने की घटना को दिलिती दूत कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेदिना पर बनता है। ठीक है, यदि लेदिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसके फलस्वरूप वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अब कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेदिना के आगे बनेगा या पीछे बनेगा तो वस्तु तो आसानी से दिखाई नहीं देगा, बढ़िया दिखाई नहीं देगा। तो नेत्र में दो तो क्या कि नहीं, यही परिभाषा में लिखा गया है। तो यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी दिलिती दूत 4 प्रकार के, निकट दिलिती दूत, दूर दिलिती दूत, तारा दिलिती दूत और बिंदुकता। निकट दिलिती दूत के निवारण के लिए औसत लेंथ के तत्व का प्रयोग किया जाता है। दूर दिलिती दूत के लिए उत्तर लेंथ और दाढ़ा दिलिती दूत के लिए बाइफोकल लेंथ और अबिंदुकता जाता है। तो टांगदोलों द्वारा इनका निवारण हो जाता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, जो आप अपने बुक से या जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ लिखाया गया है, उसे एक बार अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि वह भी बहुत बार पूछा है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं देखते हैं। वैध रासायनिक समीकरण द्वित में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्रतिपल दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिकारक दो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और दो पदार्थ भाग लेने के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे प्रतिपल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देते Na परत Cl, यानी सोडियम परत क्लोरीन मिलकर NaCl बनाएगा और यहाँ NaOH परत HCl दोनों मिलेगा तो सोडियम यानी नमक परत जल का निर्माण करेगा। तो यहाँ देखिए Na एक है और Cl भी एक है, यहाँ दोनों एक ही हैं। यहाँ देखिए Na एक तो NaCl Na भी एक है, O भी एक है, तो आपका ऑक्सीजन एक है तो यहाँ ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन एक है तो क्लोरीन भी एक है। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय त्वरण। नाभिकीय त्वरण क्या है, नाभिकीय त्वरण क्या है, तो देखिए इनका परिभाषा, 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर कोई बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय त्वरण कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलते हैं तो किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, नाभिकीय त्वरण कहते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन परत मिलेगा तो हीलियम परत न्यूट्रॉन परत ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, यह नाभिकीय त्वरण हो गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह 2 मिटा दीजिए। भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। एक क्वेश्चन पूछता है रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। ठीक है, तो आप लिखेगा भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, एक धातु दूसरी रोल और धातु लिख दीजिएगा। और तो एक परिभाषा देखिए, एक में लिखिएगा धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है
जबकि अधातु में नहीं होती है। धातुएं प्रायः धनात्मक होते हैं जबकि अधातु नहीं होते हैं। अधातु ऋणात्मक होते हैं। यह विद्युत का तुतारक होता है। कौन? धातु विद्युत का तुतारक होता है जबकि अधातु विद्युत का कुतारक होते हैं। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी समीप होते हैं। दो की ईंटें वितरित प्रकाश स्रोत माना जाता है। वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इनके कणों का वितरण कम होता है। वायुमंडल के, ठीक है, ईंटें नेत्र का किरणों के वितरण का कम अनुभव होता है, अतः ग्रह को टिमटिमाते हुए नहीं देखा जा सकता है। देखिए, ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। यह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, ताकि यह बिंदुओं का तुल्य होते हैं, प्रकाश तुल्य होते हैं, यानी कि इसमें बहुत प्रकाश का तुल्य होते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का पतन होता है तो इन पर यह पतन के फलस्वरूप यह अपना स्थान बदलते हुए नहीं प्रतीत होते हैं, जिसके कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों? तो तारे बिंदु तुल्य होते हैं, यानी केवल एक ही होते हैं, जिसके कारण तो टिमटिमाते हुए प्रतीत प्रकाश का लगता है पतन के फलस्वरूप वो अपन स्थान बदलते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे हम कहते हैं तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तभी ग्रह ऐसा नहीं होते हैं। ग्रह के तहत ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण यह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। तो आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।